जैसे ही वूजिन का पहला सेगमेंट खत्म हुआ, स्क्रिप्ट रीडिंग में कोई भी एक्टर कुछ भी नहीं बोल रहा था और सभी लोग वूजिन को ही देख रहे थे। रीडिंग शुरू होने से पहले एक्टर्स को वूजिन पे भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि वूजिन को जापानीज आती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वूजिन जापानीज में एक्ट कर सकते थे। मगर जब से वूजिन ने अपने पहले वर्ड्स बोले थे, रूम में पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था और सभी एक्टर्स को भी पता था कि जो उनके सामने थे वो वूजिन नहीं थे, वूजिन की बॉडी में कियोशी थे। वूजिन का कोई भी एक्शन ना ही रीजन पे लग रहा था, ना ही इंस्टिंक्ट और ना ही कोई इमोशन। वूजिन की परफॉर्मेंस ही बहुत ज्यादा इंटिमेटिंग लग रही थी और देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वूजिन सिर्फ एक मैकेनिज्म थे जिनका एक ही पर्पस था और वो था अपने डिजाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। डायरेक्टर क्योतारो ने अगला सीन बताया जिसमें कियोशी क्लास के बीच में अपनी सीट पे बैठे हुए थे और वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को ही देख रहे थे। मैन्यूस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दोनों स्टूडेंट की डेथ के बाद पूरे एकेडमी में एक कियोस हो जाता है। एकेडमी भी पूरी कोशिश करती है कि कियोस को कंट्रोल कर सके और इसी बीच जो बाकी 9 स्टूडेंट जो कि कियोशी की लिस्ट में थे, या तो उन्होंने स्कूल से विड्रॉ कर लिया था या दूसरे स्कूल में चले गए थे, मगर फिर भी कियोशी अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे कमिटेड थे। आसपास तो चेंजेस हो रहे थे मगर कियोशी में नहीं। कियोशी अपनी स्टडीज में पूरा एफर्ट करते थे जिसकी वजह से पूरी नॉलेज गेन कर सके और ऐसे धीरे धीरे 1, 2 और उसके बाद 5 साल बीत चुके थे, जिसकी वजह से कियोशी अब एक अनजान बन चुके थे और कियोशी ने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। दुनिया कियोशी को भूल चुकी थी और यहाँ कियोशी ने अपना सेकंड सैक्रिफाइस करा और कियोशी के 9 में से एक असाइनमेंट का नाम था गिंजो। कियोशी के गिंजो को चुनने का कारण ये था क्योंकि गिंजो बाहर से बहुत ज्यादा रेडिएंट और डिफाइंड थे, की वजह से गिंजो के पास कैप्टिवेशन का टैलेंट भी था और 9 असाइनमेंट्स में से गिंजो कियोशी से सबसे दूर थे। इतने समय बाद गिंजो की मैरिज हो गई थी और उन्होंने एक घर भी बसा लिया था, मगर फिर भी गिंजो अपनी हैबिट्स को भूल नहीं पाए थे और यही कारण था कियोशी को गिंजो को चूज करने का। और जैसे ही गिंजो के ऊपर लाइट होगी तो उसकी शैडो बाकी 8 पे भी जाएगी। कियोशी ने डिसाइड करा था कि वो सबसे पहले गिंजो के हाउस होल्ड में डिस्कॉर्ड करेंगे, जिसमें गिंजो की वाइफ से अलग ही रहेंगी। चेयरमैन भी वूजिन की परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो इसको एक्टिंग तो नहीं कह सकते थे। चेयरमैन को ऐसा लग रहा था कि वूजिन एक ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए थे। चेयरमैन भी देख रहे थे कि वूजिन की परफॉर्मेंस बाकी एक्टर्स को भी हैरान कर रही थी और वूजिन की नजरें भी बाकियों की अटेंशन ले लेती थी। वूजिन के पास एक ऐसा टैलेंट था जिसकी वजह से वो पूरे रूम को डोमिनेट कर सकते थे और ऑडियंस को अपने करिश्मा मिला सकते थे। चेयरमैन भी डायरेक्टर क्योतारो का वूजिन को कास्ट करने का रीजन समझ गए थे। चेयरमैन ने भी इमेजिन नहीं करा था कि वो एक परफॉर्मेंस को लेके इतने थ्रिल्ड होंगे। डायरेक्टर क्योतारो ने फिर एक ब्रेक का अनाउंसमेंट करी, जिस भी सीईओ चोई भी अपने काम से बाहर जा रहे थे और जाते हुए उन्हें चेयरमैन ने भी देख लिया था। सीईओ चोई बात करते हुए बाहर जा रहे थे, सीईओ चोई बाहर जा रहे थे और चेयरमैन भी सीईओ चोई को देख के समझ गए थे कि उनके प्लान्स को मोशन में लाने का समय आ गया था। कॉल पे बात करने के बाद सीईओ चोई का एक प्लान फेल हो गया था। सीईओ चोई को भी पता था कि बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट अभी भी बहुत छोटी थी, जिसमें सिर्फ 2 ही एक्टर थे, वूजिन और हांगयुई, और सीईओ चोई एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे। मगर जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे थे वो सीईओ चोई को बहुत खराब टर्म्स दे रहे थे और वो कंपनी को अपने मैनेजमेंट के अंडर लाना चाहते थे। सीईओ चोई ये सोच ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी ने बुलाया और सीईओ चोई से उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करी और पूछा कि क्या वो उनका समय ले सकते थे। सीईओ चोई भी चेयरमैन को देख के थोड़ा शौक थे और वो सोच रहे थे कि चेयरमैन के पास उसे मिलने का कारण क्या था। रीरी यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर रही थी। चेयरमैन ने सीईओ चोई को बताया कि वूजिन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी और उन्होंने ऐसी एक्टिंग अभी तक कहीं भी विटनेस नहीं करी थी। चेयरमैन भी बता रहे थे कि वो वूजिन का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो सीईओ चोई को एक प्रपोजल देना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि वूजिन काशी ग्रुप के एक ब्रांड एम्बेसडर बने और सिर्फ काशी ग्रुप ही नहीं, उसकी सारी सब्सिडीज भी। सीईओ चोई ने जब ये ऑफर सुना तो वो शॉक हो गए। सीईओ चोई को इस ऑफर का रीजन पता नहीं था क्योंकि चेयरमैन आज वूजिन से पहली बार मिले थे। सेक्रेटरी ने सीईओ चोई को प्रपोजल दे दिया था। चेयरमैन ने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें पता चला था कि बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट एक्सपेंड करना चाहती थी। चेयरमैन काशी ग्रुप से इंडिपेंडेंट होके भी बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और उन्होंने सीईओ चोई से इस बात पे उनके थॉट्स पूछे। सीईओ चोई अभी भी इस ऑफर से बहुत ज्यादा शौक थे और वो जब इस ऑफर पे सोचने लगे तो उन्हें लगा कि क्या ये सब एक ट्रैप भी हो सकता था और चेयरमैन को ये भी पता था कि बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट एक्सपेंड करना चाहती थी, तो वो भी सिचुएशन को क्लियरली समझना चाहते थे। मगर सीईओ चोई चेयरमैन से डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांग सकते थे, तो सबसे पहले सीईओ चोई ने अपना कंपोजर रीगेन करा और चेयरमैन को बताया कि वो ऑफर के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे, मगर वो इंस्टेंटली वहाँ पे ऑफर पे जवाब नहीं दे सकते थे। तो सीईओ चोई ने चेयरमैन से पूछा कि उनका बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में अचानक से क्या इंटरेस्ट था। चेयरमैन ने बताया कि उनका इंटरेस्ट वूजिन की वजह से था और जब उन्होंने वूजिन की एक्टिंग पर्सनली देखी तो उनके पास कोई भी डाउट्स नहीं बचे थे और उन्हें भी पता था कि वूजिन कुछ समय में ग्लोबल होने वाले
थे तो वो ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते थे। और कुछ समय बाद वुजिन का नाम पूरे ग्लोब में फेमस होने वाला था, क्योंकि चेयरमैन को भी पता था कि वुजिन के पास ऐसी क्वालिटी। सीईओ चोई को भी वुजिन के बारे में पता था, मगर उन्होंने वुजिन की इतनी तारीफ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और क्या चेयरमैन सच में टैलेंट को इतनी अच्छी तरह से पहचान सकते थे। चेयरमैन ने बताया कि सिर्फ यही उनकी मोटिवेशन का कारण नहीं था, और सीईओ चोई को बताया कि वुजिन को ये बात पता नहीं थी, मगर वो वुजिन में के एक डेप्थ पे थे। इस बात पे सीईओ चोई भी थोड़ा शॉक हुए, और सीईओ चोई ने यहाँ पे वुजिन को लेकर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कर दी थी। और उन्हें लगा कि जापान में वुजिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो ना ही डायरेक्टर क्योतारो की वजह से था, ना ही राइटर अकारी, वो सब था वुजिन और चेयरमैन की वजह से। चेयरमैन ने सीईओ चोई को बताया कि उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि वो इस पूरे मैटर को हल्के में लेंगे, और वो सीईओ चोई के साथ एक फॉर्मली मीटिंग और स्ट्रेटजी को डिस्कस करना चाहते थे। और सीईओ चोई से पूछा कि क्या वो इस चीज को पॉजिटिव आउटलुक में देख सकते थे। सीईओ चोई ने चेयरमैन की इस बात से एग्री करा। चेयरमैन ने बताया कि वो अगली मीटिंग में इस बात पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चेयरमैन ने सीईओ चोई को बताया कि वो ये चाहते थे कि वो आपस में हुई इस बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखे और किसी को इस बात का पता ना चलने दे। और ये बात क्या है कि चेयरमैन वहां से जा रहे थे। सीईओ चोई ने चेयरमैन से पूछा कि क्या वो पूरी स्क्रिप्ट रीडिंग को देखे बिना वहां से जा रहे थे। चेयरमैन ने बताया कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि था वुजिन को ऑब्जर्व करना, वो कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए वो वहां से जा रहे थे। सीईओ चोई भी सोच रहे थे कि वुजिन ने चेयरमैन पे ऐसा कौन सा फेवर किया था जिसकी वजह से चेयरमैन ने उन्हें इतना बड़ा ऑफर दिया था। सीईओ चोई भी इस बात पे बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, मगर वो इस बात को वुजिन पे ज्यादा डायरेक्टली नहीं पूछ सकते थे, मगर फिर भी वो वुजिन की हिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। और यहाँ वुजिन जो बाहर से तो बहुत ज्यादा सीरियस और कोल्ड लग रहे थे, मगर अपने माइंड में पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि होटल में हर जगह पे गोल्ड लगा हुआ था। और कुछ समय बाद आफ्टरनून में स्क्रिप्ट रीडिंग फाइनली खत्म हो गई थी, और स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म होने की वजह से वुजिन भी खुश थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। मगर स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म होने के बाद बाकी सब एक्टर्स भी वुजिन को ही देख रहे थे। जब डायरेक्टर क्योतारो ने बाकी सब एक्टर्स के चेहरे देखे तो उन्हें इस बात का प्रूफ मिल गया था कि उन्हें वुजिन को सिलेक्ट करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। और अगर बाद में एक्टर्स के बीच में कुछ फ्रिक्शंस भी होगी तो वो भी उनके टैलेंट के लिए अच्छा ही होगा। और अगर वहां से कुछ एक्टर्स चले भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में वो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। मगर डायरेक्टर क्योतारो भी इस बात से खुश थे कि कोई भी वहां पे अनप्रोफेशनल एक्ट नहीं कर रहा था। डायरेक्टर क्योतारो को भी पता चल गया था कि वुजिन ऐसे एक्टर थे जो दूसरों में एक प्रोफेशनल ग्रेड बनाते थे, और सिर्फ वुजिन के प्रोजेक्ट में होने से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। और वो भी उस दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब प्रिंसिपल फोटोग्राफी ऑफिशियली शुरू। सीईओ चोई भी वहां पे आ गए थे और उन्होंने वुजिन को बताया कि वहां से जाने का समय हो गया था। वुजिन भी वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी सीईओ चोई के पास एक कॉल आ गया था, और ये कॉल था डायरेक्टर अगस्त का। सीईओ चोई ने वुजिन को इशारा करके रोका और डायरेक्टर अगस्त कॉल पे ग्रीट करा। डायरेक्टर अगस्त ने सीईओ चोई से पूछा कि क्या वो जापान में आ गए थे और क्या अभी वो स्क्रिप्ट रीडिंग के बीच में थे। सीईओ चोई ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग अभी खत्म ही हुई थी और उनके कॉल करने का कारण क्या था। डायरेक्टर अगस्त ने सीईओ चोई से पूछा कि अगर उनके शेड्यूल में वो 8 बजे फ्री हो तो क्या वो टोक्यो के फिल्म फेस्टिवल में वुजिन के साथ आ सकते थे। टोक्यो फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे जापान की शॉर्ट फिल्म्स रिलीज होती हैं, और वहाँ पे सिर्फ जापान के ही नहीं बाकी ग्लोबल के भी बहुत ज्यादा फेमस लोग आते हैं। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि वो फिल्म फेस्टिवल में एज ए जज इनवाइटेड थे, और क्योंकि फिल्म फेस्टिवल का लास्ट डे था तो वहाँ पे इवनिंग में पार्टी हो रही थी। और सीईओ चोई से पूछा कि क्या वो दिन वहाँ पे आके अपीयरेंस दे सकते थे और बाकी सब की प्रिपरेशन वो कर लेंगे। डायरेक्टर अगस्त ने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें ये बात पता ही होगी कि वहाँ पे फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, और अगर वो दिन वहाँ पे आएंगे तो उनकी एंट्रेंस भी बहुत ज्यादा होगी। सीईओ चोई को भी पता था कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, क्योंकि अगर वो दिन वहाँ पे जाएंगे तो वो जापान में एक शॉक वेव शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो वुजिन से इस बात को कंफर्म करेंगे। सीईओ चोई ने वुजिन को सब भी बात बता दी। जब वुजिन ने भी एक सोशल गैदरिंग के बारे में सुना तो वो वहाँ पे जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये बात थोड़ी अनोइंग लग रही थी, मगर वुजिन भी थोड़े इंटरेस्टेड थे क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि वहाँ पे जापान के एलिट एक्टर्स आने वाले थे, और वो भी देखना चाहते थे कि जापान का फिल्म फेस्टिवल कोरिया के फिल्म फेस्टिवल से कैसा होगा। तो वुजिन ने बताया कि उनके पास मना करने का कोई भी कारण नहीं था। सीईओ चोई भी इस बात को समझ गए थे और उन्होंने डायरेक्टर अगस्त को ये बात बता दी थी। तभी वहाँ पे डायरेक्टर क्योतारो भी आ गए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी फिल्म फेस्टिवल में जाने की बात सुन ली थी और पूछा कि क्या वुजिन भी वहाँ पे जाने वाले थे। ये बात सुन के वुजिन ने डायरेक्टर क्योतारो से पूछा कि क्या वो भी वहाँ पे जाने वाले थे। तो डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि बिल्कुल। वुजिन को भी पता था कि डायरेक्टर क्योतारो बहुत ज्यादा लेजेंडरी फिगर थे, तो वहाँ पे उनका जाना नॉर्मल ही था। डायरेक्टर क्योतारो ने वुजिन से पूछा कि क्यों ना वो वहाँ पे साथ में जाए, और टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की लोकेशन हिल्स मोरी टावर जो कि मिनाटो सिटी टोक्यो में, और यहाँ फिल्म फेस्टिवल में रिपोर्टर्स वहाँ पे सभी एक्टर्स फोटो ले रहे थे और वहाँ पे वुजिन भी आ गए थे। रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि शायद ये रूमर सही थे कि वुजिन एरोगेंट थे। तो कुछ रिपोर्टर्स ने ये कहा कि वो एरोगेंट को तो नहीं कह सकते थे, मगर उनका और ऐसा लग रहा था
कि वो एक लेजेंड बनने वाले थे। वोजिन भी जब वहाँ पे आए तो वो देख रहे थे कि वहाँ पे टावर बहुत ज्यादा बड़ा था, और जब वोजिन ने क्राउड को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे वोजिन की तरह सभी टूरिस्ट ही थे। डायरेक्टर अगस्त भी वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे आके सभी लोगों को ग्रीट करा। डायरेक्टर अगस्त ने आसपास के लोगों को देखते हुए वोजिन को बताया कि वोजिन सभी को लोगों को देखे, क्योंकि सभी लोग वोजिन को देख रहे थे और वोजिन की वजह से वहाँ पे लोगों में एक सेंस ऑफ कंपटीशन। वोजिन ने बताया कि उनका ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि उन्हें बात पता थी, मगर फिर भी वोजिन हमेशा की तरह थोड़ा अलग लग रहे थे। डायरेक्टर अगस्त जहाँ पे एक तरफ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे तो दूसरी तरफ वोजिन वहाँ पे खाने की तरफ देख रहे थे। वोजिन ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि उन्होंने सुना था कि वो उनके साथ कुछ डिस्कस करना चाहते थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि ये बात सही थी और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो उनके साथ लीच के ऑडिशंस में जज बनना चाहते थे, और डायरेक्टर अगस्त को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर वोजिन वहाँ पे ऐसा करेंगे। वोजिन भी सोच रहे थे कि क्या वो उन्हें सच में जज बनाना चाहते थे, और डायरेक्टर अगस्त वहाँ पे सोच कर रहे थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि भले ही कुछ लोग ये कहेंगे कि वोजिन के पास अभी एक्सपीरियंस नहीं था, मगर वोजिन की एक्टिंग के अकॉर्डिंग उनके पास पूरी जस्टिफिकेशन थी, और वोजिन का जो खुद का सीखा हुआ टैलेंट है उसको मास्टर करने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। मगर वो वोजिन को एक नौसिखिया एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, और वोजिन भी एक्टिंग में एक अलग लेवल पे है। वोजिन ने पूछा कि क्या ये बात ठीक होगी कि अगर वो वहाँ पे बैठे और सिर्फ ऑब्जर्व करें। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि इतना करना काफी था और वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस वैसे ही रखे जैसी उन्होंने ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स में रखे थे। वोजिन ने बताया कि वो इस बात पे सोचेंगे और अगर उनका शेड्यूल फ्री होगा तो वो ये बिल्कुल करेंगे। डायरेक्टर अगस्त और वोजिन बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे और उन्होंने वोजिन को बताया कि उन्हें वोजिन के प्रोजेक्ट प्रोफाइलर और एक गाय फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे और वो वोजिन के बहुत बड़े फैन थे। डायरेक्टर अगस्त भी देख रहे थे कि वोजिन धीरे धीरे और बड़े लेवल पे जा रहे थे। ये सब होते हुए दूर से अमेरिकन फॉरेनर्स भी देख रहे थे और उन्होंने वोजिन को पहचान लिया था और बताया कि उन्हें ये पता नहीं था कि वोजिन भी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने वाले थे, और इन पर्सन का नाम था मेगन, जो कि लास्ट किल 3 ये वही हॉलीवुड फिल्म है जहाँ पे वोजिन ने ऑडिशन दिया था और ये उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी। मेगन भी देख रही थी कि वोजिन डायरेक्टर कियोतारो और डायरेक्टर अगस्त के साथ थे और वो हमेशा इंडस्ट्री के इतने बड़े लोगों के साथ कैसे घूमते रहते हैं। मेगन ने बताया कि जोसेफ, जो कि वही हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे जो वोजिन को एलए में मिले थे, और बताया कि वो भी वोजिन को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। मेगन के साथ एक और पर्सन थे। उन्होंने बताया कि इस बात का कारण ये हो सकता था कि वोजिन का टैलेंट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और वोजिन की मार्शल आर्ट भी ब्रेथ टेकिंग थी। मेगन ने बताया कि उन्होंने वोजिन की एक्टिंग तो नहीं देखी। मेगन के साथ जो पर्सन थे उन्होंने बताया कि जब डायरेक्टर जॉर्ज और बाकी सब ने वोजिन की परफॉर्मेंस देखी थी तो वो उनसे बहुत ज्यादा इंटीमेटेड थे। मेगन को ये सब बातें कुछ ज्यादा ही खिंची हुई लग रही थी, तो उन्हें भी लगा कि उन्हें वोजिन की एक्टिंग खुद ही देखनी होगी। साथ वाले पर्सन ने भी पूछा कि वो आखिर क्या देखना चाहती थी। मेगन ने बताया कि वो वोजिन की एक्टिंग के बारे में बात कर रही थी और वो अपनी फ्लाइट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर रही थी, और उन्होंने जोसेफ के पास एक कॉल कर दिया था क्योंकि जोसेफ ने वोजिन को लेके बैकग्राउंड चेक मांगा था और यहाँ एलए में जोसेफ को वोजिन की पूरी न्यूज मिल गई थी। को भी पता था कि वोजिन डायरेक्टर कियोतारो के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और क्या वो फिल्म फेस्टिवल इसलिए अटेंड कर रहे थे क्योंकि वो सेम एरिया में था। जोसेफ मेगन को भी बहुत ज्यादा लकी कह रहे थे क्योंकि मेगन वोजिन की एक्टिंग खुद देखने वाली थी और जोसेफ भी वोजिन के साथ एक बार दोबारा मिलना चाहते थे, मगर जोसेफ को पता था कि ये सब करने के लिए उन्हें इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी होगी, तो उन्होंने इस चीज की प्लानिंग शुरू कर दी थी। जोसेफ ने अपने सेक्रेटरी को बताया कि जो उनकी वोजिन के पास लास्ट किल 3 की ऑडिशन की वीडियो थी वो एक फेमस यूट्यूबर के पास भेज दे। सेक्रेटरी ने बताया कि वो सब मटेरियल तो कॉन्फिडेंशियल था। जोसेफ ने बताया कि ये बात डायरेक्टर जॉर्ज ने लास्ट किल 3 की प्रोडक्शन टीम से बस प्राइड के लिए कही थी, मगर क्योंकि जोसेफ वहाँ पे प्रोड्यूसर थे तो वो इस चीज का एडवांटेज पब्लिक में ले सकते थे। सेक्रेटरी ने पूछा कि वो किस एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो जोसेफ ने बताया कि अगर वो वोजिन की क्लिप को रिलीज करेंगे तो वोजिन की वैल्यू भी उनके कंट्री में ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोड्यूसर जोसेफ भी वोजिन के साथ एक पॉइंट पे कोलैबोरेशन करना चाहते थे, और ये सब वोजिन के फ्यूचर के लिए ही हो रहा था, जिसकी वजह से वोजिन की जर्नी हॉलीवुड में आ सके। और यहाँ वोजिन जो कि बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो सिर्फ होटल में जाना चाहते थे, और वोजिन सोच रहे थे कि उनका फिल्म फेस्टिवल में आने का आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। वोजिन ने फिर अपना फोन चेक करा जहाँ पे वोजिन के पास रिंग, हानोई और अवर टेबल की ग्रुप चैट और बाकी सबसे भी मैसेजेस आ रहे थे। वोजिन को भी याद आया कि अवर टेबल का भी फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो गया था, तो वोजिन ने अवर टेबल के फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग्स देखी और रेटिंग्स थी 15.6%, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग बात थी। यहाँ सिर्फ अवर टेबल नहीं, वोजिन ने जो कारा के साथ एपिसोड रिकॉर्ड करा था वो भी अपलोड हो गया था, तो वोजिन ने भी उसका रिस्पॉन्स चेक करा और रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि वीडियो पे 9.7 मिलियन व्यूज आ गए थे, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। वोजिन इस बात पे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि लोग वीडियो में इंग्लिश में वोजिन की तारीफ कर रहे थे, तो वोजिन को भी लग रहा था कि वो एक ग्लोबल सेंसेशन बनने वाले थे, मगर वोजिन को पता था कि मोस्टली कमेंट कारा के लिए थे। सीईओ चोई भी कार में आ गए थे और सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्होंने एक इन्वेस्टर को लॉक कर लिया था और इसीलिए वहां पे आने में उन्हें थोड़ी देर लग गई थी।
थी। वोजिन ने बताया कि उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं थी। सीईओ चोय ने बताया कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनकी एक और मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि काशी ग्रुप ने वोजिन को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऑफर दिया था। तो वोजिन भी इस बात पे थोड़ा शौक हुए। सीईओ चोय ने वोजिन को ये भी बताया कि वो जिस नए इन्वेस्टर की बात कर रहे थे वो काशी ग्रुप ही था, मगर क्योंकि ये बात कॉन्फिडेंशियल थी तो पब्लिक नैरेटिव ये रहेगा कि काशी ग्रुप उन्हें अपना नया कमर्शियल मॉडल बना रहा है, जिसकी वजह से वोजिन की जापान में एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ेंगी और एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वोजिन को 3 सब्सिडीज के साथ डील मिलने वाली थी। वोजिन भी देख रहे थे कि उन्हें जापान के बहुत बड़े चेयरमैन बैकिंग मिल रही थी और वोजिन यहाँ पे ये सोच रहे थे कि चेयरमैन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े इन्वेस्टर के साथ डील कर ली थी। और सीईओ चोय ये सोच रहे थे कि वोजिन के कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये सब डील हो रही थी। दोनों लोग एक दूसरे के मन में तारीफ कर रहे हैं। सीईओ चोय ने बताया कि जो कमर्शियल के लिए फिल्मिंग होने वाली थी वो उनके बीएसएस के प्रोजेक्ट के बीच में ही होगी। तो वोजिन ने भी देख लिया था कि उनका जापान में भी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। वोजिन को भी लग रहा था कि इस सब की वजह से जापान में उनके और ज्यादा हेट कमेंट्स आने वाले थे, मगर वोजिन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे वोजिन को एक और जरूरी बात पे फोकस करना था, जो कि था बीएसएस की रिहर्सल के लिए, क्योंकि अगले दिन से अनऑफिशियल प्रोडक्शन शुरू होने वाली थी और वोजिन को अपनी एक्टिंग जापान के एक्टर्स और स्टाफ के सामने दिखानी थी। वैसे तो वोजिन कोई भी प्रेस फील नहीं कर रहे थे, मगर क्योंकि वोजिन वहाँ पे इकलौते कोरियन एक्टर होने वाले थे तो वहाँ पे वो अपनी परफॉर्मेंस मीडियोकर तो नहीं दे सकते थे। और भले ही वोजिन का डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ था, मगर वो इसे हारना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। चैप्टर खत्म, सब्सक्राइब, थैंक यू। फाइनली नया सीजन शुरू हो गया, मजे आ रहे हैं। यस, सो हुआ क्या, वैसे मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे कुछ चैप्टर्स और रिलीज हो जाएंगे तो एक साथ में 5 चैप्टर्स की मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2 ही हुए हैं और मुझे लग रहा है कि एक साथ ज्यादा होंगे नहीं, तो मैं 2 बना के डाल रहा हूँ। और भी बाकी सीरीज है, और भी बाकी सीरीज शुरू करी है मैंने चैनल पे, उसे भी चेकआउट कर सकते हो। एक हमने नई शुरू करी है, 3 हमने नई शुरू करी है, एक हमारी साथ में चल रही है जो हमारी हॉन्टेड रेस्टोरेंट है। एक अभी मैंने कल ही परसों जब भी वीडियो डलेगी तो 1-2 दिन पहले नया चैप्टर डाला है, उसका पहला चैप्टर डाला है। 1 घंटे लॉन्ग वीडियोस में ट्राई कर रहा हूँ। वो जिन वाले सिंगल चैप्टर आ रहे हैं तो उसकी वीडियो छोटी रहेंगी, लेकिन बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 घंटे मिनिमम रख, क्योंकि 10 चैप्टर मैं करूंगा एक साथ तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये एक डील है कि 3 चल रही है। तुम्हें कमेंट करके बताओ कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है। और नेक्स्ट वैसे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट हमारी आएगी कन्वीनियंस स्टोर, पार्ट टाइम कन्वीनियंस स्टोर, जो अनदर वर्ल्ड में चले गया। वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेन अगर चैप्टर जल्दी चाहिए, मेंबरशिप लो, जल्दी वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट एक मेजर पॉइंट हमारा है, सब्सक्राइब कर लो। बाय, ओके, थैंक्स।